ठीक है, तो हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अपना TIR पढ़ने जा रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हर एग्जाम के साथ, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो चाहे आपका एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के लेवल के बच्चों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए थोड़ा डेफिनेशन वाइज इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर अदर स्टूडेंट्स इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हमें दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, आसान है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैंने क्या कहा कि जब एक डेंसर मीडियम है, अगर एक डेंसर होता है तो दूसरा मीडियम ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाता है, रेयर बन जाता है। जैसे नीचे ले लो वाटर, ऊपर ले लिया आपने एयर, नीचे ले लिया ग्लास, ऊपर ले लिया वाटर, इस तरह से कोई भी। अब सुनो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लीजिए आपका इस डेंसर मीडियम से, मैं क्या कह रहा हूँ, डेंसर मीडियम से, लाइन याद रखना, जो लाइन बोल रहा हूँ मैं इसको वापस लिखूंगा। जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से, मैंने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ भेजा, सुनना, डेंसर मीडियम से मैंने क्या किया, आपका यहाँ की तरफ भेजा एक लाइट, और यहाँ पे मैंने बना दिया नॉर्मल। तो क्या सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो क्या, अगर वो रिफ्लेक्ट होती है, अगर वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसके जो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कृपया करें नेटवर्क चेक करें। अगर डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी तो क्या ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपका दूर जाएगी, क्या ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा आपको क्या होगी, दूर जाएगी आपकी नॉर्मल से, इतना तो हर बच्चा जानता है, क्योंकि डेंसर से रेयर जाते हैं, नॉर्मल से दूर जाते हैं, वाली बात तो हम बहुत अच्छे जानते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई ये, और ये क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये भी सब बच्चे जानते हैं, इस तरह से लाइट जा रही है, इस तरह से लाइट जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, आपके आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूँ। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करता हूँ, सुनना इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने पहले मान लिया 30 डिग्री, अब मैं 60 डिग्री कर देता हूँ उसको, तो मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, क्या क्यों बढ़ेगा, तो उसका सिंपल सा रीजन है, क्या, स्नेल्स लॉ। कैसे, सुनना अभी बता देता हूं मैं, कि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ाता हूं तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसीलिए होगा, सुनो, मैं जानता हूं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं, स्नेल बाबा की जो लॉ है वो क्या बोलते हैं मुझे, वो बोलते हैं कि सर μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r बोलते हैं। ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हर बच्चा यहां से क्या बोल सकता है कि sin i क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin r होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब अगर आई इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब मेरा आर भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे मैं अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा, आई इज इक्वल टू आर नहीं होता शुमाइला जी, बिल्कुल नहीं होता, वो आपका रिफ्लेक्शन में होता है, यहाँ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, आई इज इक्वल टू आर बोलना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आई बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों बराबर बढ़ेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, दोनों बराबर बढ़ेंगे, अलग अलग बढ़ेंगे। अगर एक 30 डिग्री 31 हो गया तो शायद जो ऊपर वाला है वो शायद 60 से 63 हो जाए, कुछ भी होता है, लेकिन बढ़ेगा जरूर, इतना पक्का है। अब मैंने क्या किया कि मैं आपके आई को बढ़ाता जा रहा हूँ, आई को बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, रिफ्लेक्शन का एंगल बढ़ता गया। फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एक टाइम ऐसा आता है कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया, देखो साफ सीधी बात है कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसके बाद ना, क्योंकि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़े जा रहा है, उसके बाद क्या हुआ, वो बिल्कुल आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहां से गुजर गई, जस्ट इसके ऊपर से, जस्ट इसके ऊपर से मैंने टच करते हुए जा रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, एंगल आई और एंगल आर सेम फैशन में नहीं बढ़ते, मेरा कहने का ये मतलब था सेम फैशन में नहीं बढ़ते, हाँ पर बढ़ेगा, अगर एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, सेम फैशन में अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है एक, तो जरूरी नहीं दूसरा भी 1 डिग्री से बढ़े, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, आई और आर, साइन आई साइन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा ये वाला, एक ऐसा पॉइंट आ गया यहाँ पर जहां पे अगर ये आई है तो यहाँ पे आर कितना बराबर हो जाता है आपके, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है आर। इस केस को, इस पॉइंट को, इस जगह को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट पे ऐसा होता है, जिस पॉइंट पे ऐसा होता है कि आपका आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका क्रिटिकल पॉइंट। और उस टाइम पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं आईसी, या कुछ किताबें सी नाम से बोलती हैं, और इस आईसी का नाम होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कुछ लोग सिर्फ क्रिटिकल एंगल बोल के रह जाते हैं, क्रिटिकल एंगल पूरा शब्द नहीं है, आपका होना चाहिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है पूरा शब्द। क्या होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होगी, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उस
पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आई बात? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, एक पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा। निखिल अरे पास है तू अरे निखिल ठीक है चलो कोई ना, आप लोगों को समझ नहीं आया, वो प्राइवेट मैसेज था कुछ। तो सुनो, इसके बाद अगर मैंने आपके एंगल को बढ़ाया, इसके बाद अगर मैंने आपके इसके बाद बच्चों अगर मैंने आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो क्या होगा? तो ये होती है इंपॉर्टेंट बात। अगर मैंने इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो बात है कि अब इससे ज्यादा तो रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल नहीं ना। रिफ्लेक्शन का मैक्सिमम एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद ये सरफेस आपका रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। ये जादुई चीज है। इसमें ये नहीं बोला क्यों होता है कैसे होता है, ऐसे कुछ नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या होता है अब मैं पूरा पूरे पूरे को एक साथ समझाऊंगा। अगर मैंने क्या किया, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, मतलब अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी लाइट रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। और इसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं आपका TIR। TIR का मतलब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब रिफ्लेक्शन, इंटरनल मतलब कि जहां से आई वहीं पे रिफ्लेक्ट कर गई, और टोटल मतलब जितनी लाइट आ रही है ना उतनी पूरी की पूरी लाइट आपकी रिफ्लेक्शन कर जाएगी। ये होता है आपका TIR। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊं, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको, और डेफिनेशन सुनना ध्यान से। आपकी डेफिनेशन क्या होती है कि मैंने बोला कि समझा रहा हूँ मैं वापस, वो सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, समझा रहा हूँ। जब भी लाइट आपकी डेंसर से जो जो शब्द बोल रहा हूँ शब्द पे ध्यान देना। जब भी लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चलते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और वो उस जगह पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको डिराइव करवाऊंगा, और बहुत आसान तरीका, बहुत शॉर्ट ट्रिक भी इसको बताऊंगा आपको याद करने के लिए एग्जाम के हिसाब से भी। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, IC से ज्यादा किया, तो उसके बाद में क्या होगा? आपकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, उसके बाद में रिफ्लेक्शन शुरू कर देगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका TIR। आई होप कि सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोल दो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार वापस से बता दो। तो ये बहुत सिंपल भाषा में समझा, इतनी सिंपल भाषा में तो कहीं मिलेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना का जवाब दो। सर अगर रेयर से डेंसर जाए तो TIR नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि स्टेटमेंट के जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके हर पॉइंट पे ध्यान देना। अगर डेंसर से रेयर जाएगी तभी होगा। क्यों होगा इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है कि डेंसर से रेयर जाते हैं, रेयर से डेंसर में क्यों जाता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई और डाउट है कुछ भी तरह का? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये सर आ गया। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों जाएगी यार? जब भी लाइट आपकी डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझा दिया कि एक्सपेरिमेंट कहता है साइन IC। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, अब इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं। जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, जो भी नीट हो चाहे IIT हो, तो डेफिनेशन में से कुछ पॉइंट पूछता है ना इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट मैं सारे आपको दिखाऊंगा अभी। और जो बाकी NCERT या 12th क्लास का बच्चा है वो भी पढ़ ले इस बात को, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, जो जो चीज मैंने आपको वहां समझाई ना वही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान देना कृपया करके। एक साथ लिख दिया, थैंक्स टू, किसी ने मुझे यहाँ पे लिख के भेज दिया, थैंक्स टू इट हिम। मैं पूरा पूरा उसको बस कॉपी कर दिया मैंने। ये 3 पॉइंट है। जब भी आपका TIR के बारे में बात होगी ना बच्चों, आपको ये 3 पॉइंट आपको लिखने ही होंगे, समझाने ही होंगे, बताने होंगे। अगर ये 3 पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो TIR की डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आए, ये बात समझ लो अच्छे से। ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैंने TIR के बारे में जो भी पिछले पेज में समझाया वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब सुनो क्या होता है, मैं इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से आपके सामने पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे। सर नहीं सर इंशा को बताओ, ओके ठीक है सॉरी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो एक एक डेफिनेशन पढ़ना, मैं इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन भी करूंगा, तो प्लीज ध्यान देना। देखो यहाँ पे पहले में क्या लिखा है आपका, पहले में लिखा है आपका व्हेन अ रे पासिस थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो इंपॉर्टेंट शब्द क्या है उन पे ध्यान देना, मैं वही वापस कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शब्दों पे कृपया करके ध्यान दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है, ठीक है। When a ray passes through a denser medium to rarer medium, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर। जब भी टीआईआर होना है तो वहां पे जरूरी है कि आपकी लाइट डेंसर से रेयर ही जाएगी, रेयर से डेंसर नहीं जा सकती, पहले पॉइंट। उसके बाद क्या बोला, इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, उसके बाद बोल रखा है कि एस वी कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद अगर हम एस वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर हम एंगल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? ये स्नेल्स लॉ के हिसाब से बढ़ता है, सेम फैशन में नहीं बढ़ता। ये जरूरी नहीं कि ये 1 डिग्री बढ़ेगा तो वो भी 1 डिग्री बढ़ेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या बोला मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आपसे मैंने ये बोला बच्चों कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट में नहीं बोला कि देयर कम्स अ पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चों जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, इस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं, इस यहाँ पे डेफिनेशन छोटी सी गलती है तो सही कर दूंगा। इस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आपका आईसी बोलते हैं। और कुछ किताबें इसको सिंपल सी बोल देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सी लिखो आईसी लिखो, पर मैं आईसी लिखूंगा क्योंकि इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। मैं आईसी जानबूझ के लिखता हूँ ताकि आईसी लिखने से क्या होता है, ये भी बच्चे को रहे कि इसको क्रिटिकल भी बोलते हैं और ये क्रिटिकल एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दोनों, इसलिए मैं इसको आईसी लिखता हूँ, सी नहीं लिखता क्योंकि सी से बच्चा कभी भी इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, आईसी हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाली बात है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है उस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस गेट्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से आपका एंगल बड़ा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाए तो वो सरफेस क्या करती है, देन द सरफेस स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस गेट्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस टाइम पे क्या करती है, आपकी जो सरफेस है, सरफेस स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, आपकी सरफेस क्या करती है, रिफ्लेक्टिंग करना शुरू कर देती है। और इस पूरे फिनोमिना को, जो फिनोमिना हुआ, जो मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा है, इस पूरे फिनोमिना को हम बच्चों बोलते हैं कि आपका PIR। आई होप कि आपके डेफिनेशन भी हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है, वही जो मैंने लास्ट पेज पे समझाया था आपको, वही मैंने डेफिनेशन वाइज लिख दिया। और डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट, और जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए वो आपको ढंग से रटे होने चाहिए। अगर आपने पूरी डेफिनेशन में अपने अंडरलाइन स्टेटमेंट को नहीं मेंशन किया तो डेफिनेशन आपकी गलत मानी जाएगी या पूरी तरह से सही नहीं मानी जाएगी। बहुत सिंपल अक्षरों में आपको समझ दिया। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि कोई बच्चा ये पूछ सकता है, कोई बच्चा ये पूछ सकता है सर ऐसा क्यों कि डेंसर से रेयर ही होता है। ठीक है, तो उसको अभी नहीं, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं। पर हाँ, अब सवाल आता है यहाँ पे कि भाई ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, या सिंपल मैं क्रिटिकल एंगल लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि कौन से क्रिटिकल एंगल की बात चल रही है। यहाँ पे एक ही पढ़ रहे हैं, उसका नाम आपका आईसी है। यहाँ पे एक ही पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, आपका आईसी है। तो क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है इसकी वैल्यू, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहले डेरिवेशन की अगर बात करें तो डेरिवेशन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत हार्ड डेरिवेशन भी करवा दिए पर उसकी जरूरत नहीं थी, पर हाँ, तो ये तो बहुत सिंपल है। मैं अगर बात करूँ कि क्रिटिकल एंगल कब बनता है, जब आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट पे होता क्या है सर, क्रिटिकल पॉइंट पे मेरा आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट पे मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाता है सर, मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया आर। लाइट क्या यहाँ से आ रही है, हाँ सर लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, तो क्या मैं इसको म्यू1 लूंगा और इसको म्यू2 लूंगा। ये म्यू1 और म्यू2 का कंसेप्ट मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, यहाँ भी वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। म्यू1 और म्यू2 कंसेप्ट क्या होता है, जहां से लाइट आती है उसको म्यू1 लो, जहां लाइट जाती है उसको म्यू2 लो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन यहाँ पे इसको आईसी बोलेंगे क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है, आईसी बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके आगे तो मैं क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, अरे अभी तक रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जब तक रिफ्लेक्शन होगा तब तक लगा सकते हो। अभी अभी थोड़ा रिफ्लेक्शन इसके बाद शुरू होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर लिख सकता हूँ।
अब अच्छी बात क्या है, इस आई को मैं आईसी लिखूंगा क्योंकि ये सारी बात मैं क्रिटिकल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ या क्रिटिकल एंगल पे बात कर रहा हूँ। तो आर, और आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो मैं लिखता हूँ μ1 साइन आईसी इज इक्वल टू μ2 साइन आर। साइन 90 हो जाएगा, आर की वैल्यू 90 है ना, 90 हो जाएगा। हर बच्चा जानता है इस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 90 पता होनी चाहिए थोड़ी बात, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या मैं यहाँ से साइन आईसी को लिख सकता हूँ आपका μ2 बाय μ1, साइन आईसी को लिख सकता हूँ मैं आपका μ2 बाय μ1। ऑल राइट, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो साइन आईसी क्या लिखते हो आप, μ2 बाय μ1 लिखते हो। तो ये फॉर्मूला है। अगर आईसी निकालना हो तो क्या, वो आईसी तो खैर आप अपने बच्चे तो होने के तो निकाल नहीं पाओगे, इनवर्स μ2 बाय μ1 तो अलग अलग किताबों में इस तरह से देखने को मिल जाता है। मैं इनवर्स यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना फिजिक्स में आपको इनवर्स की जरूरत है नहीं, पर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये किताबी फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, किताबी फॉर्मूला, मतलब किताबों में क्वेश्चंस में आपको यही दिखेगा, किताबी फॉर्मूला, किताबों में दिखने वाला फॉर्मूला, ठीक है। पर हम तो वही थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा शॉर्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब जो बच्चा ये डाउट पूछ रहा था कि सर क्या जरूरी है कि डेंसर से रेयर हो, ये देखो ये डाउट मन में आना चाहिए, और ये डाउट टीचर का पूरा पूरा कर्तव्य है कि वो तुम समझाए कि हाँ कि सर मेरा जो है वो डेंसर से रेयर ही क्यों होता है, रेयर से डेंसर क्यों नहीं होता। और दोनों का रीजन एक ही है, मैं अभी दो चीज बताने वाला हूँ, शॉर्टली बताऊंगा, उसका भी वही रीजन, वही फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा आपको उसका रीजन दे दूंगा। ये आपका कर्तव्य बनता है, फिजिक्स को फील कर रहे हो ना यार, तो ये भी फील करो ना कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जब डेंसर से रेयर जा रहा हूँ सिर्फ तब हो रहा है, रेयर से डेंसर जाऊंगा तब ऐसा क्यों नहीं होता। तो सुनो, क्या हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ ये जानता होगा मेरे ख्याल से, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ये तो पता होगा मेरे ख्याल सबको। कैसे पता है, तो सबने थोड़ा बहुत तो वेव पढ़ाई है ना बचपन में अपने, ऐसे करके बनता है आपका साइन का कर्व, ऐसे बनता है, ठीक है। ये हो गई आपकी, यहाँ 1+1 होता है और यहाँ पे -1 होता है, बीच में 0 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। अगर ये भी नहीं पढ़ा तो कर्व तो पढ़ाई होगा ना। चलो मुझे मिनिमम वैल्यू से मतलब नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो मैं कभी लेता ही नहीं अपने फिजिक्स में मतलब यहाँ पे मैं नेगेटिव की बात तो करूंगा। एक बात मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू ना हमेशा 1 के बराबर या उससे छोटी होगी, ठीक है, साइन की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर या छोटी होगी। अब अगर मैं रिफ्रैक्शन में कूद पढ़ूं, अगर मैं रिफ्रैक्शन में कूद पढ़ूं तो मैं साइन थीटा को ये बोलूंगा कि साइन थीटा हमेशा मेरा 1 से छोटा ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका इक्वल नहीं हो सकता, अगर इक्वल हो गया तो आपका 90 डिग्री, फिर तो सब कुछ बराबर हो गया ना, आप इक्वलिटी तो लोगे नहीं। तो मेरे रिफ्रैक्शन में आपका साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, राइट। साइन थीटा अगर 1 से छोटा होना चाहिए, सुनना बात, अगर साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए तो सुनो, अब मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया आपके सामने, ये क्या डिराइव किया, साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। एक तरह साइन थीटा लिख रहा हूं मैं आईसी को, समझो μ2 बाय μ1। हर बच्चा देखिए बता, मैंने अभी क्या बोला कि नीचे क्या है, डेंसर है, ठीक है, ऊपर क्या है आपका रेयरर है। यानी हर आप बच्चा जानता है कि क्या μ1 आपका बड़ा होना चाहिए μ2 से, राइट। μ1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए आपका μ2 से होना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले में साइन थीटा इज इक्वल टू गलती से μ1 अपॉन μ2 हो जाता, अगर μ1 अपॉन μ2 होता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका रेयर से डेंसर में आ रहा है। तो क्या मैंने बोला, क्या आपका μ1, इधर देखो, क्या मेरा μ1 μ2 से बड़ा है, हाँ सर μ1 μ2 से बड़ा है। अगर μ1 μ2 से बड़ा होता तो क्या ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी नहीं आ जाती, हाँ सर ये वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती। अगर रेयर से डेंसर जाता तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आती, और अगर ये वैल्यू बड़ी आती तो साइन थीटा भी 1 से बड़ा हो जाता, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपकी कभी भी लाइट हमेशा डेंसर से रेयर हो जाएगी, रेयर से डेंसर नहीं जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूं, मैंने क्या बोला, मेरा μ1 है, ऊपर देख रखा है ना, μ1 जो μ2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो μ2 अपॉन μ1 है क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा 1 से छोटा हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, जो कि मेरा मैथमेटिक्स क्या बोलती है, होना चाहिए। इसीलिए जिस बच्चे के मन में डाउट आता है, और बुक बहुत अच्छा प्यारा डाउट है कि सर डेंसर से रेयर ही क्यों, रेयर से डेंसर PIR क्यों नहीं होता, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आपकी साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए हमेशा डेंसर से रेयर ही होना चाहिए। आई होप इस सबको समझ में आया होगा, चाहे मैथमेटिक्स वाला बच्चा हो चाहे ना हो। अब ये वाली बात तो अगर कॉमर्स वाले बच्चों को समझा दूंगा मैं, अगर उसको ये पता होगा साइन मेरा 1 से बड़ा नहीं होता, उसको समझा दूंगा। समझ में आई ये वाली बात सबको, आई ना ये वाली बात सबको अच्छे से लग समझ आई ना, अच्छा लगा ना जान के, अच्छा लगा नहीं जान के। तो हमेशा याद रखना कि TIR का जो मैंने कंसेप्ट बताया, TIR अगर होना है तो हमेशा लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर जानी ही चाहिए, ठीक है। आई चलो बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि सर कब कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं गलती से आपको एग्जाम में ना, कहीं गलती से, देखो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक से याद करवाता हूँ फॉर्मूला।
अब मान लो कल को एग्जाम में पता क्या बोलेगा, बोलेगा देखो वाटर है तुम्हारे पास में, वाटर है तुम्हारे पास में जिसका म्यू आपका 4/3 होता है, ठीक है, और तुम्हारे पास में मान लो ग्लास है जिसका म्यू जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब सुनो, क्या अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू लगभग 1.33 होती है, मैंने कल बताया भी था। अब बात ये आती है कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज, कि देखो एयर और वाटर में तो वो समझ जाता है कि नीचे मैं वाटर का रख दूंगा ऊपर एयर का रख दूंगा, तो समझ जाता है, पर जब अलग अलग मटेरियल आ जाते हैं तब बड़ा गड़बड़ हो जाती है उसको। तब वो क्या करे, किसको ऊपर रखना है, किसको रखना है, किसको म्यू 1 मानना है, किसको म्यू 2 मानना है, और डायग्राम भी नहीं बनाना है। तो देखो, जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बच्चा है, जो बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट जाता है, कंसेप्ट वाला बच्चा क्या बोलेगा, देखो, पर मैं याद बोल रहा हूँ कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, मैं बिल्कुल मना कर रहा, लेकिन अगर कंसेप्ट के बाद शॉर्ट ट्रिक बन जाए तो और भी मजा आ जाएगा ना। और कंसेप्ट के बिना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती, ये वाली बात याद रखना। कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर मुझे टीआईआर करवाना है, यहाँ पे आपसे बोला आईसी निकाल के बताओ, अगर मुझे टीआईआर करवाना है तो टीआईआर के लिए जरूरी है क्या, कि सर मेरी लाइट जो है वो आपकी डेंसर से रेयर जानी चाहिए, जो कंसेप्ट में कहीं कमी ना छूट जाए, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, हाँ सर जानी चाहिए। तो देखो, इन दोनों डेंसर कौन है सर, इन दोनों डेंसर ग्लास है, यानी ग्लास नीचे और वाटर ऊपर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ पे आपका इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, जहां से आती है उसको म्यू 1, यानी आपको क्या करना है, आपको अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, μ2/μ1 होता है, राइट। म्यू 2 किसको मानेंगे सर, वाटर को मानेंगे, तो यहाँ वाटर का क्या है, वो 4/3 रख देंगे, और नीचे क्या रख देंगे आप, 2 रख देंगे, और जो भी आंसर आने वाला है आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 4/6 यानी 2/3, जो कि 1 से छोटा आना चाहिए, आ भी रहा है, आना भी चाहिए, राइट, 1 से छोटा आना चाहिए। और यहाँ से आप वैसे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे आंसर, पर हाँ भाई बता तो सकते हो ना, जो भी आने वाला वो आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू अच्छी वैल्यू होती तो आंसर आता है, किस तरह से करोगे, ये कंसेप्ट है, अच्छी बात है, पर इसमें टाइम बहुत लग रहा है, इसमें टाइम बहुत लग रहा है। अब आपका टाइम बचाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुनना, और ये शॉर्ट ट्रिक ही याद रखना, और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद मुझे पता है 2-4 बच्चे तो क्या बोलने वाले हैं, खासकर रुचि जी की तरह क्या बोलने वाले हैं, मजा आ गया ठीक है, जिसको मजा आए वो लिखना जरूर, मजा आ गया, क्योंकि मैं ये मजे आप सबको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, मैं जो भी सर साइन आईसी मुझे निकालना है ना फाइनली, हाँ, मुझे एक μ1 दिया होगा, एक μ2 दिया होगा, मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, चलो एक काम करते हैं μ1 μ2 का कंसेप्ट ही खत्म करते हैं, मुझे नहीं पता कौन μ1 कौन μ2, मैं आज के बाद याद ही नहीं करें μ1 क्या होता है μ2 क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता μ1 क्या है और μ2 क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि मुझे 2 म्यू जरूर दिए होंगे, तो मैंने मेरे को म्यू ग्लास दे रखा है और वो दे रखा है आपका 2, और मुझे म्यू वाटर दे रखा है, वो दे रखा है आपका 4/3 जिसकी वैल्यू 1.33 होती है, ठीक है। अब सुनो, साइन आईसी है ना, अगर सर मैं जानता हूं साइन आईसी हो, साइन थीटा हो, साइन गामा हो, साइन बीटा हो, साइन फाई हो, कुछ भी हो, क्या उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, हाँ सर 1 से छोटी तो होनी चाहिए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और यहाँ मैक्सिमम तो ले नहीं रहे, हाँ सर 1 से छोटी होती है, बात तो सही बोली आपने। अच्छा, अब मैं साइन को ना म्यू अपॉन म्यू रखना चाहता हूँ, मैं साइन को म्यू अपॉन म्यू रखना चाहता हूँ। अब ये बताओ कि अगर मुझे इसको इस साइन को म्यू अपॉन म्यू रखना है तो ऊपर कौन सा रखूंगा, छोटा वाला या बड़ा वाला, अगर मुझे बताओ आंसर आप बताना, ऊपर कौन सा रखूंगा, क्या ये 2 है, और मुझे आखिरी में आंसर आपका 1 से छोटा चाहिए, मुझे साइन की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, तो मैं बताओ ऊपर कौन सा रखूंगा, इनमें छोटा वाला रखूंगा बड़ा वाला रखूंगा, क्या छोटा वाला रखूंगा, सब जानते हैं छोटा वाला रखना है, छोटा रखूंगा तभी तो 1 से छोटी आएगी, अबे 2 और 3 है, अगर मैं 2/3 रखूंगा तभी तो 1 से छोटी होगी, वरना 3/2 तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे अगर छोटा बड़ा रखना है तो मैं ऊपर छोटा वाला रखूंगा, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे रखूंगा मैं छोटा वाला, आप लोगों ने बता दिया छोटा भी, ठीक है, और नीचे वाला क्या रखूंगा, नीचे बड़ा वाला, नीचे बड़ा वाला, ठीक है, खत्म, सवाल खत्म। तो आज के बाद बच्चों आप ये फॉर्मूला याद रखो बस, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू छोटा, आपको हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखो, और या इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में लिखो, म्यू बड़ा, कोई कंसेप्ट नहीं 1, कोई कंसेप्ट नहीं 2, कोई कंसेप्ट नहीं कि भाई आप किसको रखना है, ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं, डेंसर से रेयर जाऊंगा, रेयर से डेंसर जाऊंगा, कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई फालतू की चीज नहीं, सिंपल 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 शब्दों में आप क्या लिखो, जो छोटा है उसको ऊपर, जो बड़ा है उसको नीचे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन आईसी हमेशा क्या होता है आपका 1 से छोटा ही होता है। आई गेस कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बस इतना याद रखो, साइन आईसी इक्वल टू छोटा। अब देखो, अगर ये कर दिया, क्या आपने कोई डायग्राम बनाया, नहीं सर कोई डायग्राम नहीं बनाया, क्या आपने कुछ सोचा कि डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है, नहीं सर मैंने नहीं सोचा, क्या आपने कोई मतलब है ग्लास से वाटर, जब मैं जा रहा हूँ वाटर से ग्लास जा रहा हूँ, कुछ नहीं सोचा, आप बस चुपचाप से यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे प्यार से, जितने प्यार से आप लिख सकते हो, चुपचाप यहाँ पे लिखना सर साइन आईसी इज इक्वल टू
ऊपर देखो, इनमें से कौन छोटा सब दिख रहा है मुझे, 1.33 छोटा होता है यानी ये, तो छोटे वाले को चुपचाप ऊपर रख दो, 4/3 ऊपर रख दिया। बड़ा कौन सर, 2 बड़ा, नीचे 2 रख दिया। तो सॉल्व करोगे तो ये 2/3 निकल के आएगा, और यहाँ से आई सी निकालना चाहोगे तो साइन इनवर्स 2/3 होगा। और तुम अगर ध्यान दो तो ये आंसर और ये आंसर सेम है, आने भी चाहिए थे, आ भी रहे। प्लीज कोई जब भी टीआई का सवाल आए तुमसे वो पूछे, क्रिटिकल एंगल पूछे, अगर तुमसे क्रिटिकल एंगल पूछे तो तुम चुपचाप छोटा अपन बड़ा कर देना, तुम्हारे आंसर आ जाएगा, मेरी गारंटी में। आया नहीं आया समझे, मजा आया नहीं आया पढ़ के, कोई कंसेप्ट मत सुनना, टीआईआर आया कोई नहीं, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, बड़ा छोटा, मतलब सॉरी डेंसर, फिर टीआईआर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, 1 2 2 1, कुछ नहीं ऐसा। हाँ के ना, समझ में आएगी नहीं आया सबको, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। हाँ डालो अपने अपने यस या नो जो भी लिखना चाहते हो। और ये बेटा बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना हम और भी चीजें करने वाले हैं ऐसी, तो वहां पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि 1 कौन है, 2 कौन है, 1 कौन है, 2 कौन है, ठीक है। चुपचाप कोई 1 2 नहीं, छोटा अपन बड़ा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे से बढ़ने से पहले एक चीज, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक दो सवाल करेंगे, छुट्टी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और सवाल करेंगे टीआईआर के, और फिर नई नई चीजें और पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम शायद प्रेजेंट शुरू कर देंगे। तो सुनो, एक होता क्या है जिसको हम बोलते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, पर फिर भी उसमें क्वेश्चन आए तो नहीं भी आते ना क्वेश्चन तो भी आप कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका, सर पप्पू को का एक जो क्रिया, अच्छा यही बैठे यहाँ पे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का मतलब होता है चमकना, इल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, चमकना, जो चीज चमक रही है, ठीक है, उसको हम इल्यूमिनेट करना होता है ना, इल्यूमिनेट कर रही है मतलब चमक रही है, किसी से रोशन हो रही है। अब सुनो, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमकना। अब एक बात है कि आपकी चीजें चमकती कब है, ठीक है, आपकी आपकी चीजें चमकती क्यों है, आपकी चीजें चमकती इसीलिए है क्योंकि वहां पे क्या होता है, याद रखना, वहां पे होता है रिफ्लेक्शन। जब भी कोई चीज चमक रही है तो वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी फोटो अगर देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जहां पे मेरी शक्ल आ रही है, तो तुम्हें पीछे एक बोर्ड दिख रहा है और बोर्ड पे तुम्हें ट्यूबलाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है, ट्यूबलाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, हाँ दिखाई दे रही है सर। अगर चमकती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से उसकी लाइट क्या कर रही है, आपकी उसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप घड़ी या कुछ भी चीज देखते हो जो चमक रही है, उसमें चमकने का कारण उसका यही होता है कि वहां से क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब भी इल्यूमिनेशन हो रहा है या चमकेंगी चीज, याद रखना, जब भी चीजें चमक रही हैं, तो चमक, कोई बंदा बोल रहा है ना चमक रहा हूं मैं, समझ जाना वो क्या कर रहा है, आपका वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब वो चमकने वाला अलग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कुछ और आप समझोगे, वो चमकता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन कर रही है, सरफेस जो है आपकी रिफ्लेक्शन कर रही है, इतना याद रखना। अब सुनो, अगर मैं आपकी बात करूं, देखो मैं आपको हमेशा 2D डायग्राम बनाता हूँ। 2D डायग्राम मतलब मैंने आपको बताया कि देखो ये रही सरफेस, ये रहा पानी, भाई पानी यहाँ पर है, मान लो हवा ऊपर है, तो ये ऐसे कोई लाइन में थोड़ी ना होती है, ये पूरा एक सरफेस होता है ना। सरफेस से मेरा कहने का मतलब समझो, समझना इस चीज को। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लीजिए आपने एक इस तरह से डब्बा लिया, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा अच्छी चीज है। आपने यहाँ पे एक डब्बा लिया, मैंने एक क्यूबर्ड बनाया, और उसमें आपने बचपन में क्यूबर्ड बनाना सीखा होगा, देखो, और अभी रुको मुझे क्यूबर्ड बनाने दो। एक क्यूबर्ड बन गया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका पूरा पानी भरा पड़ा है, इसके अंदर क्या है, पूरा पानी वानी भरा पड़ा है, जो भी आप लिक्विड मानना चाहते हो वो लिक्विड भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या है, कुछ जो भी लिक्विड आप मान सकते हो वो लिक्विड भरा पड़ा है यहाँ पे। बस लिक्विड से मेरा कहने का मतलब है कि बाहर एयर है, नीचे डेंसर मीडियम है, बस कोई भी लिक्विड भर दो, सारी चीजें आपकी डेंसर ही होती हैं आपकी एज कम्पेयर टू एयर, पूरे में लिक्विड है, पूरे में। अब सुनो, अब मैंने क्या कहा आपका, मैंने कहा कि यहाँ पे आपका मैंने कोई बल्ब रख दिया, यहाँ पे आपका कोई बल्ब रख दिया, सुनना, अच्छी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है, समझ मतलब मजा आता है इस चीज को पढ़ के, तो अच्छा लगता है, कुछ नया सीखा फिजिक्स में। यहाँ कोई बल्ब रख दिया, बल्ब रख दिया, बल्ब से निकलेगी क्या, बल्ब से रोशनी निकलेगी, हाँ से बल्ब से रोशनी निकलेगी। अब सुनना, मान लो ऊपर तक भरा पड़ा है, क्या ऊपर जो भी एयर है, तो एयर क्या होगी आपकी, यहाँ रेयर मीडियम है, अंदर क्या है आपका, अंदर डेंसर मीडियम है। तो क्या देयर आर, जब भी डेंसर से रेयर जाएंगे, क्या रोशनी यहाँ से निकलेगी, जब भी डेंसर से रेयर जाएंगे, क्या चांसेस है, क्या चांसेस है कि टीआईआर होगा, एक पॉइंट टीआईआर हो सकता है ना, हाँ सर टीआईआर हो सकता है। अब मान लो मैं टीआईआर करवा देता हूँ, मैंने क्या कहा कि इल्यूमिनेशन करवाना है, चमकाना है या इल्यूमिनेशन करवाना है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका इल्यूमिनेशन का मतलब है चमकना, ठीक है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन करवाना है, चमकाना है, तो रिफ्लेक्शन करवाना है। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब टीआईआर होता है, टीआईआर का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से रिफ्लेक्शन करवा रहा हूँ, अगर मिनिमम रिफ्लेक्शन करवाना है मुझे, तो यहाँ से कम वो आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पे टकराया होगा।
अब बात ये है, कोई बच्चा ये सोचे सर आप एक ही तरफ लाइन क्यों बना रहे हो, लाइन तो हर जगह जाएगी ना, लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, लाइन तो आपकी ऐसे भी जा सकती है, लाइन तो ये 3D समझो, इसको 3D समझो, लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, सारी लाइन, और सबके सब आपका क्या बना सकती है, क्रिटिकल एंगल बना सकती है, वहां से क्रिटिकल एंगल बना सकती है। ये कैसे बना रहा हूँ समझो, ऐसे है, मेरे यहाँ पे बल्ब है, एक लाइन ऐसे है, मेरे वीडियो को देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे, अब साइड साइड डायरेक्शन में लाइन जा सकती है ना, हाँ सर साइड डायरेक्शन में लाइन जा सकती है, क्या साइड डायरेक्शन में क्रिटिकल एंगल बना सकती है, हाँ से बना सकती है। अगर इन सारी लाइन को मैं एक बार कंबाइन करूं, इन सारी लाइन को मैं अगर इनके पॉइंट को जोड़ूं, तो तुम अगर ध्यान दो इस जगह पर, इस सारी लाइन को जोड़ूं, तो क्या अगर मैं ध्यान दूं तो इन सारे पॉइंटों को अगर मैं जोड़ता हूं, तो क्या ये एक सर्कल नहीं बन जाएगा तुम्हारा, हाँ सर सर्कल बनेगा, क्यों बनेगा, देखो ध्यान दो, ऐसे लाइट जा रही है, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो जो ऊपर 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 क्या हो रहा है, एक सर्कल बनेगा, राइट, एक सर्कल बनेगा, जो सर्कल बनता है ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब पहली बात, इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्यों बोलते हैं, सर्कल बन रहा है समझे आपका, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्यों बोल रहे हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस इसलिए बोल रहे हैं, पहली बात तो 3D का टॉपिक है, 3D में समझ में आती चीज, वैसे समझ नहीं आती है, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्यों बोलते हैं, सर्कल तो पहली बात तो समझेगा, इल्यूमिनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या शुरू होने वाला है, TIR, और TIR का मतलब क्या है, TIR का मतलब होता है आपका, TIR का मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होगी तो वहां चमक होने के चांसेस हैं, इसलिए ऐसा सर्कल जो चमकता है, ऐसा सर्कल जो चमकता है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं। और इस पे सवाल भी आए हैं कई बार, तो शायद सवाल पूछे गए हैं, इस पे अब सवाल क्या बनते हैं सुनो। अब देखो ये मैंने आपको 3D में समझा दिया ना, अब मैं वापस से 2D में लौट के आ रहा हूँ, मैंने समझा दिया 3D में, अब मैं वापस से क्या कर रहा हूँ आपका 2D में लौट के आ रहा हूँ, तो समझना, मैंने आपको इसको सिर्फ अब सामने देखो, बस इस सामने से इस तरह से है, ये वाला आपका डब्बा है, सिर्फ सामने वाली सर्फेस से देख रहा हूँ, और आपका यहाँ पे बल्ब रखा है मस्त वाला, आपका यहाँ पे मस्त एक बल्ब रखा है नीचे, यहाँ पे आपका यहाँ वो बल्ब रखा था, यहाँ से रोशनी कर रही थी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बच्चों 2 ही लाइट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइट दिखाना मुश्किल नहीं, मेरा डायग्राम बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, और ये क्रिटिकल एंगल पे टकरा रहे हैं, तभी उसके बाद उसकी बारी तो TIR होगा, उसके बाद टकरा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको सर्कल तो दिखा सकता हूँ, पर वो 3D का डायग्राम याद रखना है, वो सर्कल कैसे बन रहा होगा आपको, वो सर्कल ऐसे बन रहा होगा, ऐसे करके, आई होप की वाली चीज समझ आ गई, ऐसे बन रहा होगा, बस उस पार्ट को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा सा डायग्राम को खराब कर देगा। अब सवाल में पूछता है आपसे, सवाल ये पूछता है आपसे कि बताइए, सवाल ये पूछता है कि बताइए कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, सवाल क्या पूछता है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो समझना अच्छे से। अब दो तरीके से, कुछ किताबें एजम्पशन से करती हैं, कुछ किताबें मतलब ढंग से पूरा एक्सप्लेन करती हैं, तो हम दोनों तरीके से समझ लेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो बस। तो सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सर रेडियस का मतलब हो जाएगा मेरा, रेडियस का मतलब हो जाएगा मेरा ये हो गया मेरा रेडियस, बोलता है कि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का, कभी कभी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलता है, कभी कभी नहीं बोलता है, सिंपल बोलता है कि वो सर्कल जो चमकता है उसका रेडियस क्या होगा, सवाल करेंगे इसके ऊपर, ये रेडियस निकलवाता है, दिया क्या होगा, दिया होगा आपको ये हाइट दी होगी उस कंटेनर की, जिस कंटेनर में हम बात करें उस कंटेनर की हाइट दी होगी, ठीक है। अब और कुछ नहीं दिया इसके अलावा, तो साफ सी बात है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकाल, और क्या दिया होगा, कि आपको म्यू दे दिया होगा, ये आपको म्यू दे दिया और ये म्यू दे दिया, यहाँ का म्यू, साफ सी बात है, यहाँ से लाइट जा रही है, इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, वरना तो आपको याद क्या करना है, आपको बड़ा अपन छोटा अपन बड़ा याद रखना है, आपको तो छोटा अपन बड़ा याद रखना है, 1 और 2 तो किताबी कंसेप्ट है, ठीक है। अब बात है कि आर कैसे निकालेंगे, तो सुनो, मैं बोल सकता हूँ कि सर क्या ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन टाइप का बन रहा है, राइट सर्कुलर कोन नहीं भी समझा तो इसकी समझ लो ये हाइट ही है ना, तो मैं इस ट्राइंगल को अगर बनाऊं, अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं तो ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे है आर, और यही तो होगा आपका एच के बराबर होगा, ये आपका एच, अबे एच मैंने यहाँ बनाया है, ये एच और ये एच बराबर ही तो होंगे, वहां से बराबर होंगे, एच हो गया। अब सुनो, बात है सारी एंगल की, किसकी बात है, सारी एंगल की, तो क्या यहाँ पे TIR से जस्ट पहले की बात हो रही है, यानी क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है, अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात हो रही है तो क्या ये वाला एंगल क्या होगा, क्या सर ये इंसिडेंट रे है, हाँ, और क्या ये नॉर्मल है, हाँ सर ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, वो होता है आपका आई, लेकिन हम तो क्रिटिकल पॉइंट में बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट में इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, IC बोलते हैं, क्या इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं। अगर बच्चों ये IC है, ये IC है, तो क्या ये भी IC हो जाएगा, सर क्यों, ऐसा क्यों होगा, अबे पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो हो गया। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो सुनो दूसरा तरीका, अगर ये IC है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा 90 - IC,
ठीक है। अगर ये 90 माइनस आईसी, ये 90, तो मेरा ये क्या होना चाहिए, ये भी मेरा आईसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से समझो, आईसी समझ में आना चाहिए कि आईसी क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हो गया मेरा आईसी। अब बच्चों ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है जो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन देता है, तो वो होता है tan। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से tan IC इज इक्वल टू R अपॉन H। tan IC इज इक्वल टू R अपॉन H, और यहां से रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपका H इंटू tan IC। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ, समझ में आया कि नहीं आया। ये एक्यूरेट डेटा के साथ में कोई इसमें एजम्पशन नहीं, कुछ नहीं है, अभी कोई एजम्पशन नहीं है। कुछ किताबें एजम्पशन के साथ देती हैं, मैं उसको प्रेफर नहीं करता। आपको मैथमेटिक्स समझ आनी चाहिए और मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है इसकी। इंशाल्लाह जी बोलिए वंस अगेन समझा देते हैं। देखो जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, सर्कल ऑफ इन्वेंस होता है क्या। सर्कल ऑफ इन्वेंस होता है आपका जब आपकी जो टी आई है वो हर डायरेक्शन में होता है। हम तो बस एक डायरेक्शन आपको दिखाते हैं समझाने के लिए, होता है हर डायरेक्शन में, और हर डायरेक्शन के अगर हर पॉइंट को जोड़ दूं तो एक सर्कल बनता है। अब उस सर्कल का रेडियस पूछा जाता है। अब मैंने आपको वही डायग्राम बना के दिखा दिया जो आपका किताबों में मिलेगा। मैंने आपको डायग्राम बनाया, तो मैंने कहा ये रहा सर्कल। अब इस सर्कल का रेडियस पूछा जाता है। सर्कल का रेडियस पूछते हैं कब, कैसे, कि आपको आप देते हैं कितने हाइट में पानी है, या फिर जो भी आपका म्यू1 और म्यू2 उसके हिसाब से। तो ये आपका लाइट बन गई। मैंने एक तरफ का देखना है, बस एक तरफ का ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल उठाया। अगर ये वाला ट्रायंगल उठा के यहाँ पे देखा तो ये हो जाएगा ऊपर रेडियस, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आईसी। अब हर बच्चा जानता है tan IC इक्वल टू R अपॉन H होता है। अगर एंगल में दिक्कत हो रही है तो ये इंसिडेंट रे और ये है आपका नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे हम उसको क्रिटिकल एंगल लेके चलते हैं क्योंकि हम PIR करवाने वाले हैं इसके बाद में। अगर ये आईसी है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 90 माइनस आईसी, क्योंकि नॉर्मल आपका 90 डिग्री बनाता है 90 माइनस आईसी। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर ये 90 की 90 माइनस आईसी, तो ये क्या होना चाहिए आईसी। एंगल का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए इतना तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एच क्या, आर क्या आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा तो आपका H tan IC। आई होप कि सबको समझ में आया। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अबे जल्दी बोल दो। आ गया, ठीक है। अब अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये H तो हमें दिया गया होगा, IC कैसे लाएंगे। तो IC निकालने का तरीका तो मैं आपको पहले बता चुका हूं ना यार। कुछ बच्चे बोलते हैं सर IC कहां से लाएंगे, घबरा जाते हैं। अबे IC कहां से आएगा। अरे IC का फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना, क्रिटिकल एंगल। वो क्या होता है, म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा। बस यहां से क्या आप आईसी निकाल लोगे, यहां से आईसी, और उस आईसी को यहां पे पुट कर देना, 10 निकाल के पुट कर देना, तो आपका H10 IC आ जाएगा। वेरी गुड इरशाद, ठीक है। अब कुछ किताबें एजम्पशन करती हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। कुछ किताबें एजम्पशन मानती हैं, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं, ठीक है। पर वो मानती है तो हमें भी बता देते ताकि आप एग्जाम में देख के आओ। तो एग्जाम में भी कभी पूछ लेता, पर वो एक चीज आएगा, इफ IC इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो निकल के आ रहा है बहुत ही छोटा, 2-4 डिग्री 3-4 डिग्री का निकल के आ रहा है, सुनो, तो इसके लिए एक मैथ्स का कंसेप्ट याद रखना। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपके कई जगह फिजिक्स में और भी काम आएगा। जब भी साइन थीटा की बात करते हैं और जब भी हम टेन थीटा की बात करते हैं, जब भी हम कॉस, ये तीन मेन होते हैं ना। अगर थीटा होता है वेरी स्मॉल, क्या होता है आपका, थीटा इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, और जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली आप साइन थीटा के बराबर मान लेते हो। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अगर आपका थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो उस केस में आप साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर मान लेते हो, और टेन थीटा को लगभग साइन थीटा के बराबर मान लेते हो, और कॉस थीटा को लगभग आप 1 के बराबर मान लेते हो। ये चीज याद रखो। क्यों होता है, ये सिर्फ मैथ वाले बच्चों के लिए काम का है। मुझे आता है कैसे करते हैं, मुझे पता है। बच्चों ने पढ़ा होगा cos 2 थीटा फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। cos 2 थीटा क्या होता है, वो आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो वहां से आया कंसेप्ट, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर बाइनोमियल से भी कर सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये याद रखना, मैथ्स का कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपका थीटा वेरी स्मॉल होता है तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू थीटा ले सकते हो, टेन जीरो मत ले लेना, साइन थीटा की वैल्यू थीटा ले सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू लगभग साइन थीटा के बराबर होती है, और आपका cos थीटा की वैल्यू आप 1 के बराबर ले सकते हो। अब इस केस में मैंने क्या बोला, आपका IC इज वेरी स्मॉल, तो मेरा R क्या निकल के आया था सर, R निकल के आया था आपका tan IC निकल के आया था। R क्या निकल के आया था, tan IC। अगर मैंने बोला कि IC मेरा इज वेरी स्मॉल, अगर मेरा IC क्या है आपका वेरी स्मॉल, तो क्या उस केस में मैं R इज इक्वल टू tan IC को मैं tan IC को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin IC लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, H tan IC से मैं क्या कर दूंगा, sin IC। अब इसके बाद हर बच्चे को, इसके बाद मेरे ख्याल से हर बच्चे को एक बात जरूर पता होगी कि जो R यहां से क्या आ गया, H साइन IC को क्या मैं म्यू2 अपॉन म्यू1 लिख सकता हूँ, या सिंपल म्यू छोटा अपॉन म्यू बड़ा तो लिख ही सकता हूँ आई गेस।
ठीक है। तो ये आपका होता है रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला एक एजम्पशन पे बेस्ड है, अगर एजम्पशन हुआ है तब उस केस में हम ये बात कर रहे हैं कि आप इसको ले सकते हो। आई होप कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी TIR का छोटा सा पार्ट बचा है, बहुत छोटा सा पार्ट, कि TIR कहाँ ज्यादा होता है, वॉलेट में ज्यादा होता है, रेड में ज्यादा होता है, क्यों होता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और छोटी मोटी बातें और बची हैं। TIR का सेकंड पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सवाल भी करेंगे, और अच्छे से सवाल, बहुत बेहतरीन। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे हम, मिराज के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपका हॉरिजॉन के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो के बारे में, रेनबो नहीं सॉरी, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में TIR की। आज की हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा है, इस कंसेप्ट को कृपया करके रट लो, जितना ही अच्छे से रट सकते हो, क्योंकि यहाँ से सवाल के आने के चांसेस, ये मान लो हर 2-3 सवाल साल में एक सवाल यहाँ से गारंटी आता ही आता है एग्जाम में। और CBSE वालों के या बोर्ड वाले बच्चों को तो एग्जाम में 100% आपका TIR पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये जितना भी आज का पढ़ाई रटा होना चाहिए, रटे तो आपको सारे नोट्स होने चाहिए, ठीक है। आज की क्लास हमने थोड़ी सी छोटी रखी है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है। अपन कल कोशिश करेंगे हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लें। वैसे हमने ठीक ठाक पढ़ लिया है, आज के हिसाब से ठीक ठाक पढ़ लिया, हमारा सिलेबस अब वापस से थोड़ी सी पोजीशन पे आ गया है, पर हमें अभी और भी करना है काम, ठीक है। निखिल जी, पप्पू का नहीं, पप्पू का कोई जोक नहीं होगा। चलो, आई होप कि आज सबको समझ में आया होगा आज की क्लास। आई होप कि सबको आज की क्लास अच्छे समझ आएगी। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। बात रही मॉड्यूल के बारे में, आप लोग बात करते हैं, मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे, आप लोग सवाल लगाते रहो और उसको एक बार अपने डिस्कस करते रहो ग्रुप पे, ठीक है। चैनल पे डिस्कस करते रहो, ग्रुप पे डिस्कस करते रहो। अगर कोई डाउट होगा तो अपन उसको बाद में क्लियर कर लेंगे। कोई ऐसा डाउट होगा जो सबसे नहीं हो पा रहा, तो उसको मैं खुद ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज वो डिस्कस करते रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नई बार। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि आप जितना ही पढ़ा है कल आपका यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी, शायद मैंने आपको कल बता दी, आई गेस मुझे वापस बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है।